बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि पार्टी चुनावी रण में अकेले ही उतरेगी और गठबंधन की खबरें फैलाकर पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में पार्टी को नुकसान होता है और होता आया है, लेकिन इस बार पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन करने की गलती नहीं करेगी। उन्होंने पार्टी समर्थकों और वर्करों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आता है, विरोधी बसपा को सत्ता से दूर रखने और उनके खिलाफ साजिश रचने के प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें सतर्क रहना होगा। आपको बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बाबा साहब की विरोधी है। तीनों अक्सर दुष्प्रचार करके बसपा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। ऐसी विरोधी ताकतों से पार्टी और पार्टी के समर्थकों को सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए सभी सतर्क रहें। बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें अखिलेश यादव के एक बयान के बाद सामने आई थी। अखिलेश यादव ने बीते रविवार को यह कहा था कि उनकी पार्टी के रिश्ते मायावती की बसपा के साथ मजबूत हो रहे हैं। रिश्ते भविष्य में और ज्यादा गहरे हो सकते हैं। बाबा साहब और राम मनोहर लोहिया राजनीति को नई दिशा देने के लिए एकजुट हुए थे। मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने भी मिलकर काम किया था। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि अखिलेश यादव और मायावती एक हो सकते हैं, लेकिन मायावती ने गठबंधन की अटकलों पर आज विराम लगा दिया। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। ये फेक न्यूज है। किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है
कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र। तो फिलहाल जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से तमाम आरोप भी यहाँ पर लगाए गए और ये भी साफ कर दिया गया कि इस बार पार्टी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अटकलें जो लगाई जा रही थी उस पर मायावती ने आज विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पार्टी किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि इससे नुकसान होता है। बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं रत्नेश मिश्रा जी। रत्नेश जी स्वागत है आपका। तनु कुमारी कांग्रेस प्रवक्ता है, तनु जी आपका स्वागत है। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सर्वेश त्रिपाठी जी। सर्वेश जी स्वागत। और जिया खान हमारे साथ लगातार बने हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जिया जी आपका भी स्वागत है। तनु जी और सर्वेश जी, क्योंकि सवाल और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब मायावती जी ने तो साफ तौर पर यह कह ही दिया है कि भाई कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि जब भी गठबंधन हुआ तो नुकसान होता आया है और होगा भी। सर्वेश जी शुरुआत आपसे। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। अगर उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी के सुप्रीमो है, उनका निर्णय जो भी होगा अपनी पार्टी के हित में होगा। जो भी सोच रही है उनका निर्णय, वो संप्रभु है अपनी पार्टी के निर्णय को लेकर, तो इस पे क्या ही कहना है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं साफ तौर पर कि भाई अब तो मजबूत संबंध हो रहे हैं हमारे, आगे भी भविष्य में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक तरफ मायावती ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि भाई हमें तो नुकसान होता है आपकी वजह से। कोई बात नहीं अखिलेश जी, देखिए बात यह है कि उन्होंने जो कहा वो भी सही है। बहुजन समाज से उनका रिश्ता पहले से और बेहतर हुआ है और बहुजन समाज का रिश्ता उनका, वो पीडीए के नेता है, 2024 में भी वो जीत के आए हैं पीडीए। और रही बात इसकी कि किसी भी पार्टी का, पहली बात अभी चुनाव दूर है, अभी भी 1 साल, तो अभी ऐसा नहीं है कि निर्णय ये आखिरी, जो जैसा होता है ना कि विल, आखिरी विल को ही माना जाता है कि वो है, वैसे ही अभी आखिरी निर्णय चुनाव से पहले बहुत टाइम है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो जब खुद ये कह रही हैं, ये तो भाई कोई सोचने का विषय बनता ही नहीं है इस पर। बहरहाल ये तो खैर समय बताएगा। पहली चीज प्रद्युम्न जी पहले कहा कि वो उनका निर्णय, उन्हीं का निर्णय होगा। अगर वो नहीं, पहली बात ये है कि अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट जो है वो बहुत क्लियर था और उन्होंने जो कहा था वो बहुजन समाज के लिए कहा था। बहुजन समाज पार्टी से और बहुजन समाज से बहुत सारे लोग नीतियों से प्रभावित होकर अखिलेश जी के, वो हमारी पार्टी में आए हैं। अभी नसीमुद्दीन जी आए थे रिसेंटली, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं हमारी पार्टी में, तो उनका इशारा बहुजन समाज की तरफ से, बहुजन समाज हमारी तरफ है आज भी। ठीक है, तनु जी बताइए ऐसा क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब सपा की तरफ से स्टैंड क्लियर हो गया कि कांग्रेस भी अब नुकसान पहुंचा देती है बसपा को। देखिए, इस बार पिछले चुनावों में जब भी हार हुई, हमने माना कि हाँ, चुनावों में संगठन का काफी दूर रहना, चुनावों में उससे काफी फर्क पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रीबिल्ड हम करने जा रहे हैं इस बार चुनावों में और पूरी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये बसपा नेता है मायावती जी, ये चुनावों में तो आ जाती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जीतने के लिए नहीं लड़ती हैं। अगर आप इनका पुराना एक बयान उठाएंगे तो इसमें इन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ तो रही हूँ लेकिन जीतने के लिए नहीं लड़ रही। चुनाव हम लड़ रहे हैं बस लड़ने के लिए। तो आप चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ते हैं, आप भाजपा को जिताने के लिए लड़ते हैं। बीजेपी की बी टीम इनको कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज मायावती जी ना तो खुलकर किसी मुद्दे पर बात करती हैं। आपने पार्टी बना रखी है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, ना आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बना रखी है, क्योंकि आप किसी भी मुद्दे पर कोई बयान नहीं देते, ना आपका कोई स्टैंड होता है। और जो आप अपने आप को कहते हैं कि हम बहुजनों की पार्टी हैं, तो आप बताइए ना, इतने साल में आपने क्या 5-6 सालों में कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया, कौन सा बहुजनों के लिए कुछ कर दिया आपने? तो बीएसपी क्या काम कर रही है ये सबको पता चल रहा है, और कितनी फाइलें उनकी खुलने वाली हैं ये भी बातें उठ रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती जी डरती हैं, वो खुलकर राजनीति नहीं कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं और उनके इशारों पर काम करती हैं। जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा, उसके तुरंत बाद ही मायावती जी का बयान आ गया। तो क्या दबाव महसूस करती हैं वो भारतीय जनता पार्टी का, या उनके अंडर काम कर रही हैं? ठीक है, रत्नेश जी बताइए, इन आरोपों का जवाब दीजिए आप।
रिश्तों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रद्युम्न जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय बहन कुमारी मायावती जी जो है वो एक पार्टी की अध्यक्षा है, मुखिया है अपनी पार्टी की। वो उनकी पार्टी के जो नीतिगत फैसले होंगे उसको लेने के लिए वो स्वतंत्र है, और जिन भी दलों को लगता है कि उनके साथ गठबंधन करने से उनको नुकसान होता है या वो दल उनकी विचारधारा के विरोधी, तो ये भी कहने की उनकी संवैधानिक स्वतंत्रता है और वो इस बात के लिए स्वतंत्र है। अब कोई अगर उनके ऊपर अटैक करता है कि वो इनकी भी पार्टी है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से सभी को संवैधानिक तौर पर अपने पार्टी को चलाने का, अपनी पार्टी के निर्णय लेने का अधिकार है और हम सभी दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके इस निर्णय का सम्मान करती है। भैया उनको अकेले लड़ना उनका हो सकता है, उनका अपना वोट बेस लगता हो, उनको हो सकता है कि उनको लगता हो कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता उनको समर्थन देगी, लेकिन जो अभी की वास्तविकता है कि अभी भी देश और प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन पूर्ण रूप से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य गुरुदेव माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अभी जो तीनों दल यहाँ पर बैठे हैं, ये तीनों दल अभी फिलहाल विपक्ष में है और इन तीनों दलों को उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने एक तरफा नकार कर कहा है कि भैया हम आपके निर्णयों से, आपकी कार्य प्रणाली से, आपकी शासन प्रक्रिया से सहमत नहीं है, इसलिए हम आपको सत्ता से बाहर दें। और जहां तक अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, तो कांग्रेस पार्टी और सपा वाले गठबंधन में है और इनका गठबंधन प्रद्युम्न भाई कुछ ऐसा है कि कांग्रेस के नेता जब मन करता है तब छोड़ के सपा चले जाते हैं, सपा वाले को जब मन करता है तब कांग्रेस में चला आता है। अभी सपा के एक बहुत बड़े मुस्लिम, बसपा के पूर्व बड़े मुस्लिम नेता और पूर्व कांग्रेस के मुस्लिम नेता अभी समाजवादी पार्टी में गए। अब ये लोग तो खुद ही एक दूसरे नेता को काटने में लगे हैं, तो इनके साथ गठबंधन करके क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है? मुझे लगता है इसका नफा नुकसान मायावती जी ने सही समय पर लगा लिया होगा, तो इस प्रकार के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ उत्तर प्रदेश को और केंद्र सरकार के तहत देश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर लेकर जा रही है और हम देशवासियों और प्रदेशवासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। ठीक जी आकांत जी, क्योंकि देखिए अब आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बात तो हकीकत है कि अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी तो फेर दिया मायावती जी ने, क्योंकि एक तरफ तो अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि भाई संबंध हमारे मजबूत हो रहे हैं। अब देखिए सर्वेश जी, बात तो उठेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप मान के चलिए आप मेरे लिए बोल रहे हैं कि भाई हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको साफ तौर पर यह बोल दूं कि भाई आप लोग की वजह से हमको तो नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं मनभेद तो हो ही गए हैं। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए और सभी पैनलिस्ट को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ बातें बीएसपी के बारे में रखना चाहता हूं। बसपा एक राजनीतिक दल से अधिक सामाजिक पुनर्संरचना का प्रयोग रही है। उसने हाशिए की पहचान को सत्ता की भाषा दी, प्रतीकों को सामूहिक आत्मविश्वास में रूपांतरित किया और वोट को मात्र संख्या नहीं बल्कि सम्मान की अभिव्यक्ति बना दिया। आज उसकी असली चुनौती सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि सामाजिक विस्तार है, क्योंकि विस्तार के बिना विचारधारा इतिहास बन जाती है। मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ही है और हम लोगों ने जब बहन जी का जो शुरुआती कार्यकाल था उसको भी देखा है। आज का जो सूरत हाल है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अपने शुरुआती दिनों में हम लोगों ने ये देखा था कि चाहे काशीराम जी रहे हो या बहन जी रहे हो, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके एक कार्यकर्ताओं के घर जाकर वहां दिन गुजार कर और उनको अपना बनाया था। आज को आपको अनेकों उदाहरण ऐसे देखने को मिल जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, जहां पर बहन जी आती थी और रुकती थी और लोगों से बात करती थी और उनको पार्टी की मजबूत पार्टी में शामिल भी करती थी और वोट देने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से बीएसपी में ये चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं और बीएसपी की तरफ से जब चुनाव आता है तभी उनकी मौजूदगी दिखाई देती है और जैसा पहला उनका जो आक्रामक रूप था, उनकी वो आक्रामकता अब नहीं दिखती हमें कहीं पर भी। और पिछले जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि इन्होंने कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विपक्ष को नुकसान पहुंचाया है। शर्मा साहब, नहीं तो कुल मिला के ये मान लिया जाए जिया जी कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर उनसे बसपा किनारा कर रही है और अखिलेश यादव जी के सपनों पर तो पानी फेर ही दिया। जो उम्मीद थी 27 के लिए वो उम्मीद टूट गई है। शर्मा साहब देखिए, आजकल जो चुनाव का केंद्रीकरण हो गया है तो उसमें सभी लोग ये चाह रहे हैं कि एक पक्ष हो, दूसरा विपक्ष हो जाए और उसमें विपक्ष में सारी पार्टियां शामिल हो जाएं।
तो अगर हम इसको इस रूप में देखते हैं तो उसमें एक बड़े जनाधार वाली पार्टी, और अगर वो विपक्ष के साथ नहीं आ रही है तो इसको तो हम ये कह ही सकते हैं कि वो उनके साथ शामिल नहीं है, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा जनाधार रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो बसपा का कोर वोटर था वो काफी हद तक जो बीजेपी के साथ नहीं गया वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। शर्मा साहब। ठीक है, सर्वेश जी। जी भाई सही बात है, एक एमएलए बसपा में है और अगर उनके उनका साथ नहीं मिला, आपके हिसाब से ही अखिलेश जी बहुत डेस्परेट थे बसपा के साथ जाने को, तो आप ही की बात कह देता हूँ कि हाँ एक एमएलए उनके पास है और हमसे नहीं मिल लिया उन्होंने। 2024 में भी जो है 80 में से तो एक एमएलए से क्या हो रहा है? आप कहीं ना कहीं दलित वोट तो आ ही जाएगा। आप मैं कह तो रहा हूँ आपको, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ मैं कि एक एमएलए उनके पास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 70 सीटें उनके पास थी 80 में से, इसलिए अखिलेश जी के सपनों पे पानी फिर गया। 4 बार बोला है आपने, तो सपनों पे पानी फिर गया। हम कहीं डेस्परेट नहीं थे, मैंने कहा भाजपा के अगेंस्ट जो भी खड़ा होगा वो सपा के साथ खड़ा होगा और उसका साथ हम देंगे। पहली बात, जो नहीं होगा भाजपा को हराने के लिए हम काफी हैं। 2024 में भी हमने किया है, इससे पहले भी सपा ने सरकार बनाई है, और अगर ऐसा कोई आगे भी चुनाव हमें लड़ना होगा हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर सीट पे लड़ने को तैयार है। हमारा गठबंधन अभी जो था 2024 में वो हमारी जीती हुई टीम है उत्तर प्रदेश की, वही 27 में जाएगी तो भी हम जीत रहे हैं आराम से। और हमें जिताने के लिए भाजपा की खराब नीतियां ही काफी हैं। कोई और अलायंस की बात छोड़िए, भाजपा ने जो ओन गोल किए हुए हैं, अरे अभी तक हर दिन नित नए कहां हरा पा रहे हैं भाजपा वालों को? नित नए आयाम जो भाजपा छू रही है, जो उनकी कीर्ति फैल रही है विदेशों तक। आज भी आपने एआई समिट में देखा। नहीं तो अब भाजपा वालों को हरा का पा रहे हैं आप लोग? काफी समय हो गया है। 2024 में हराया हमने, काफी समय का लास्ट चुनाव जो हुआ उसमें हराया हमने प्रद्युमन जी। अब कुछ सीटें मिल गई आपको, इसका ये मतलब थोड़ी ना सरकार बना लिया आपने। अरे हम कह तो रहा हूँ यूपी में तो हम सबसे जीते हैं ना। हम सर्वेश जी, अच्छा सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता को बोलने दीजिए, रत्नेश जी को बोलने दीजिए। रत्नेश भाई बोलिए, आप ही बोलते रत्नेश जी बोलिए। पाएंगे ये वो सक्षम है जवाब देने में, आपकी जरूरत है नहीं। नहीं, ये तो सर्वेश जी आप लोगों का सानिध्य और सहयोग है कि हम लोग जवाब देने में सक्षम। अरे आप भाई हैं, आप बोलिए तो मजा आता है। भाजपा प्रवक्ता बोले अच्छा लगता है फिर, क्योंकि आपका धर्म है, आप भाजपा की तरफ से बोलेंगे। नहीं, अब रत्नेश जी आप क्या है ना, समाजवादी पार्टी को ये थोड़ा समझ में नहीं आता है कि अब किसी बात को करेक्ट किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी थोड़ा सा उसमें बौखलाहट आ जाती है कि भाई अब हम अकेले पड़ रहे हैं। खैर बहरहाल आप जवाब दे दीजिए। ये चौथा खंबा सर्वेश जी भाई सर मैं बोल। अब देखिए, अभी सर्वेश जी ने कहा कि 2024 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है। हमने एक तो कहावत है प्रद्युम्न भैया, हम अवध के आदमी हुई, कहीं कुछ ना मिले तो डंडा भाग के कहो कि हम सबका गिराए दे। इसका मतलब है कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वही वाली बात है ना, भागते भूत की लंगूटी पकड़ ली, कुछ तो मिला है। भाई साहब सुनिए सर्वेश, कहावत का तात्पर्य है कि जब कुछ मत कर पाइए तो आप पूरा लाठी चलाइए और कहते जितने गिरे हैं सबको हमने गिराए। कसम से भगवान राम की कसम प्रद्युम्न भाई, समाजवादी पार्टी को 2024 में इतनी सीटें मिल गई ना कि प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बन गए और गृह मंत्री रामगोपाल यादव जी बन गए, विदेश मंत्री शिवपाल जी बन गए। आप ब्राह्मण आदमी, आप बोल रहे हैं तो एक दिन जरूर ये भी। अरे तो आप एक नाम तो भूल गए, आजम खान। अरे एक नाम को तो याद कर लीजिए, आजम खान तो आप भूल गए। और रत्नेश भाई पूछ लीजिए, प्रद्युमन भाई बताएंगे, प्रद्युमन भाई बताइए कि चाचा दादा फुआ फूफा मामा मौसी के लड़कों को भाई बच्चों को दे दिए। कुछ ऐसा ही कैबिनेट होता है जब इनकी सरकार। हमारे यहाँ चाचा को चुनाव लड़ना पड़ता है, क्रिकेटर नहीं बना देते हम, बीसीसीआई नहीं दे देते समाजवादी पार्टी, हम बीसीसीआई नहीं देते, हम एसीसी नहीं दे देते। इन्होंने हमको हरा दिया, तो मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम को प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान श्री राम ने हमें अयोध्या में जिताया था, और भगवान श्री राम ने अयोध्या में जिताया था, लोकसभा में आते रहे और भगवान श्री राम तो कोई हमें इससे दिक्कत। मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने अयोध्या में जिताया था। अरे भैया जीत गए, अरे सर्वेश भैया जीत गए, आपको कह दिए जीत गए भाई। अयोध्या में जीते ही है, नहीं जीते क्या? अब बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत।
अब मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी सीटें हर बार समाजवादी पार्टी को मिलती रहे और उनका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बनता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देश की जनता ने 2014 में भी भाजपा का प्रधानमंत्री बनाया, 2019 में भी भाजपा का प्रधानमंत्री बनाया और 2024 में भी भाजपा का प्रधानमंत्री बनाया। आप सत्ता से 2014 में भी विपक्ष थे, 2019 में भी विपक्ष थे और 2024 में भी विपक्ष है। आप देखिए, अब आप लोग की यही मानसिकता कि आपको मिला कुछ नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब प्रदेश की जनता कह रही कि लो, ये तो गजब बकैती है भैया, इनका ना कोई मंत्री बना ना कुछ बना, कह रहे हैं कि जीत गए। तो प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि आपको हर चुनाव में इसी प्रकार जिताते रहेंगे। आपको इस प्रकार की जीत की सर्वेश भाई बहुत बहुत बधाई। नहीं बिल्कुल, हम बधाई के पात्र हैं। भगवान श्री राम ने, मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने अयोध्या में जिताया था और लोकसभा में हम भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और पहले से ज्यादा अच्छा रिजल्ट था। पहली आप हैं। अच्छा फिर नहीं तो रत्नेश जी, अब पहली दूसरी का तो हो गया, फिर नहीं जीती हुई पार्टी आपके बगल में दिखाई दे रही, फिर कांग्रेस है। अरे नहीं, अरे वो कांग्रेस को तो पता नहीं सदियां बीत गई उत्तर प्रदेश में आए हुए। हाँ सदियां, एक सदी में कई साल होते हैं। एक बार वो भी ध्यान दीजिए प्रद्युमन भाई, रत्नेश जी, बेसिक मैथमेटिक्स। जी थोड़ा सा इस पे भी गौर फरमाइएगा। थोड़ा कांग्रेस के इतिहास को भी बताइए, जब आप सपा वालों को बता रहे हैं तो कांग्रेस पे थोड़ा गौर फरमा दीजिए। हाँ बताइए, प्रद्युमन भाई को खराब लग रहा है, थोड़ा कांग्रेस। अरे मुझे थोड़ा कोई टिकट चाहिए पार्टी से जो मैं किसी की वकालत करूं। नहीं टिकट नहीं, बहुत सारी चीजें चाहिए। बोलिए रत्नेश जी। टिकट थोड़े होता है। सर्वेश जी बोल लेने दीजिए। बोलिए भैया, बोलिए। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि उनके पास जननायक, लेकिन वो जननायक ऐसे से काम करता है कि जनता उससे दूर हो जाती। वो जननायक जानते हैं किसका है? गांधी परिवार का जननायक। जेफरी एप्स्टीन का तो नहीं है। अरे आपको काय को बुरा लग रहा है? सुन लीजिए ना, एप्स्टीन का तो नहीं है। देश की जनता जेफरी एप्स्टीन का तो नहीं है। नहीं आप कांग्रेस के प्रवक्ता का काम मत कीजिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता का काम क्यों कर रहे हैं? आप सर्वेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता का काम क्यों कर रहे हैं? तनु जी जवाब देंगी इसका। नहीं सर्वेश जी, आप कांग्रेस का काम क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस का काम क्यों कर रहे हैं? ये तनु जी जवाब देंगी ना। बहुत देर से बोल रहे हैं रत्नेश जी, मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि जननायक हैं। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जी जननायक हैं, जनता के नेता हैं, नेता विपक्ष है। आप बताइए, आप लोग किसके नेता हैं? एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन के साथ जब देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तब क्या होता है? और देश की क्या आप बात करते हैं? उनके बारे में आप जो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है, आप बताइए ना। अभी जो यूनिवर्सिटी में हुआ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, वो किसकी देन है? क्या स्टैंड है उस पर सरकार का? जो बेइज्जती करा करके आए आप चीन के सामने हमारी, उस पर नहीं बोलेंगे आप? और अभी जो आपने 1 सेकंड में राम जी की कसम खा ली, राम जी को आप इतना हल्का समझते हैं? है रत्नेश जी, 1 सेकंड लगा आपको राम जी की कसम खाने में। जैसे कहते हैं चंबल के डाकू डकैती करने जाते हैं तो वो जय भवानी बोलते हैं, ठीक वैसे ही आप लोग राम जी का प्रयोग कर करके राजनीति करते हैं। आपका कोई लेना देना नहीं है श्री राम से। तो ये तो बिल्कुल भी बोलेगा कि श्री राम जी की कसम। 1 मिनट लगा आपको, श्री राम जी राम जी के मुद्दों पर चुनाव लड़ना था तो अयोध्या की सीट देख लेते हैं, अयोध्या की सीट नहीं संभाली गई आपसे। तनु जी और सर्वेश जी, अब सुनिएगा। तनु जी, आपको मेरे ऊपर टिप्पणी करने से पहले मेरा पारिवारिक इतिहास देख लेना चाहिए था। मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ जिसने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आपको भी राहुल गांधी जी का इतिहास खंगवा लेना चाहिए था। उनके परिवार का, उनके परिवार ने भी देश के लिए शहादत दी है, उनके परिवार ने देश चलाया है। आपने क्या करा है? मैंने आपको सुना। सुनिए, इसी कारण तो इसकी जनता आपको चुनाव नहीं जिताती है। सुनना नहीं पड़ रहा। आप लोग कांग्रेस में बहुत बड़ी दिक्कत है, सुनते नहीं है। और आप इसलिए चुनाव जीतते हैं। अरे सुन लीजिए, आपने मेरे ऊपर कहा था ना कि मैंने राम की कसम क्यों खाई, बता रहा हूँ उसको क्यों खाई, वो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने राहुल गांधी की तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया। मैंने राम मंदिर के पक्ष में वकील, विपक्ष में वकील नहीं खड़े किए थे। सुन लीजिए आप, मैंने राम मंदिर, राम को राम सेतु का काल्पनिक नहीं बताया था। अब सुन लीजिए, बहुत हो गया आपकी बकवासी, सुन लीजिए। आप जैसे लोगों को भगवान राम का श्राप लगा है, तभी आप इतनी दुर्दशा में हैं, तभी इतनी दुर्दशा में हैं। और सुनिए, राहुल गांधी एक को बार राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए, प्रियंका गांधी वाड्रा एक को बार राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आई।
एंटोनियो माइनोर सोनिया गांधी एक बार भी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आई। मेरे परिवार ने रक्त दिया, मेरे परिवार ने बलिदान दिया और मेरे परिवार ने सीने पे गोली खाई और मैं बोलूं भी ना। अरे सब से दूर करो, तुमको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी कांग्रेसियों। तुम लोगों ने तो राम को पैतरी बताया है, कांग्रेसियों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अब सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब था, प्रभु श्री राम ने मुझे अपने जन्मस्थली पर पैदा किया है, अयोध्या में पैदा किया है मुझे। तनु कुमारी तुमको नहीं मिला, तनु कुमारी तुमको अयोध्या में जन्म नहीं मिला। मेरा जन्म श्री प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि से 400 मीटर दूरी पे मेरा घर है, मेरा जन्म वहाँ हुआ है। 400 मीटर दूरी पर मेरा घर है, राम जन्मभूमि से मेरा जन्म वहाँ हुआ है। मुझे तुम लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे अयोध्या में अपने परिसर में जन्म देकर मेरे आराध्य ने दे दिया सर्टिफिकेट। मुझे कांग्रेसियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे उन कांग्रेसियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो राम का विरोध करते हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बाइकआउट करते हैं। अरे डूब मरो कांग्रेसियों, अरे डूब मरो कांग्रेसियों। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता ही है कि जिस भगवान श्री राम का आप जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध तो कांग्रेस ने किया था। अब आप यही बता दीजिए कि अखिलेश राहुल गांधी जी कितनी बार गए राम मंदिर दर्शन करने के लिए? जी, राम जी को राहुल गांधी जी मानते हैं या नहीं मानते हैं? राम जी को राहुल गांधी जी राम मंदिर में जाके पूजा करेंगे तभी राम जी की पूजा उपासना होगी, ये कहना गलत है। अगर राम मंदिर का विरोध ना तो हमने किया, हमने ये नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, हमने ये भी नहीं कहा कि आप राम मंदिर मत जाइए, लेकिन बीजेपी ये डिसाइड नहीं करेगी कि कौन से नेता कहां कब जाएंगे, किस मंदिर में पूजा करने से राम जी की उपासना होगी, किस मंदिर में पूजा करने से हम राम भक्त बन जाएंगे। ये सर्टिफिकेट बीजेपी के पास नहीं है कि वो बांट सके। जब से ये सत्ता में आए, इन्होंने दो काम बहुत अच्छे से किए हैं, एक धर्म के नाम पर सर्टिफिकेट बांटा है और एक देशभक्ति के नाम पर सर्टिफिकेट बांटा है। तनु जी, बस एक बात का जवाब दे दीजिए। तनु जी, अगर जैसा आप आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर सर्टिफिकेट बांटती है, धर्म के नाम पर वोट लेती है, चलिए अगर इस आरोप को एक बार मान भी लिया जाए तो आप ये सोचिए कि आजकल पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। कोई किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकता है, 2 बार चुनाव में बेवकूफ़ बना सकता है, 3 बार बना सकता है। इतने साल तक कोई कैसे बेवकूफ़ बना लेगा? जनता कुछ देख रही होगी, उसी के आधार पर तो वोट दे रही है इनको। देखिए, पहले पिछले चुनावों में आप देखिए जितना वोट प्रतिशत इनका कम हुआ है, पहले भी लोकसभा के चुनावों के भी नतीजों को आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो सीना चौड़ा करके बोल रही थी इतने पार उतने पार, अब इनको काफी फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जनता समझ रही है। आपने लोगों को ये बताया कि धर्म के नाम पर कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि धर्म से रोटी या पेट नहीं भरता है। धर्म अपनी जगह है, धर्म लोगों का निजी मैटर है, उस पे वो घर में पूजा उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिर बन रहे हैं, अच्छी बात है, बनने चाहिए, लेकिन इसका क्रेडिट आप नहीं लेंगे, इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट लेगा। क्योंकि जब राम मंदिर भाई मुझे जरा ये धर्म के ठेकेदार बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुरंत 1 सेकंड में कस्में खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जिया खान जी का रुख करूंगा। जिया खान जी का रुख करूंगा, एक बार बोल लीजिए आप रत्नेश जी। जय श्री राम बोलेंगे, ठीक है रत्नेश जी बोलिए, बोलिए बोलते हैं ताकि ये लोगों के माइंडसेट। तनु जी मेरी भी बात सुन लीजिए। इस तरीके की हरकतें करते हैं सड़क पर और तनु जी की बात, थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिएगा, मुझे भी। जी। अरे चलते भाई, मेरा एक छोटा सा मुद्दा है। देखिए तनु जी, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, तो निवेदन करता हूं कि आप मुझे बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। अच्छा क्या होता है कि आप भी चिल्लाती रह जाती है, मेरी भी बात अधूरी रह जाती है। तो मैंने आपको शांति से सुना है, और अगर आप मुझे शांति से सुनेगी तो आपका वोट बैंक मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बीच में कूदेंगी तो मैं आपके वोट चोरी कर लूंगा। यही आप देखिए, आप वोट चोरी बचाइए अपनी, आप अपनी वोट चोरी बचाइए, क्योंकि जनता ये नहीं दिखती है। नहीं तनु जी आप अपनी वोट चोरी बचाइए। पक्का अगर बीच में बोलेंगी तो 2-4 चुप मेरे पक्ष। तनु जी रत्नेश भाई की बात मान लीजिए, बताऊंगा। तनु जी रत्नेश भाई की बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बताइए रत्नेश भाई, आप भी सुन लीजिए, आप भी। जी देखिए, इन्होंने कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेती है। चलिए भैया, हम नहीं ले रहे, कांग्रेस लेती। और मैं बताता हूं, कांग्रेस क्रेडिट ले सकती थी, सारा का सारा क्रेडिट कांग्रेस के पास था, लेकिन कांग्रेस के शहजादे ने उस क्रेडिट को गंवा दिया। अब सुन लीजिएगा, 1989 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर में शिलान्यास किया था, तो उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी जी की सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह जी उसके चीफ गेस्ट थे। राम मंदिर है क्या? और भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था प्लीज। और
भाई सुन लो यार भाई, प्लीज ऐसे बोलोगे तो मेरी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं प्रद्युमन जी रोक देते हैं ना मुद्दे से भटकने पर। प्रद्युमन जी का काम हाँ, हमका तो- शो है भाई, उनसे नहीं तो बात वही करते बात कह रहा हूँ, मेरा काम भी आप क्योंकि कर क्या लीजिए, मेरा काम भी कर लीजिए अरे आप। मैं आपसे ही पूछ अभी रहा आप हूँ, कांग्रेस आप अभी आप कह कांग्रेस के- प्रवक्ता भी बन गए थे, अब एंकर भी बन जाइए चैनल कांग्रेस पे। को मत डिफेंड करो यार, अपनी पार्टी बचाओ सर्वे जी, फिर मैं ऐसे बीच में टोकना शुरू कर दूंगा। मैं शांति से आप सुन ले रहा हूँ, हमेशा तो आप टोकते लोग मुझे हैं, मूर्ख इतने समझ रहे हैं। ईमानदार अरे ठीक है रत्नेश, जल्दी बात पूरी कीजिए आप। अरे अब देखिए, जब कांग्रेस ले सकती थी लेकिन चूक गई कैसे, जब 1999 में बीएसपी ने उसका शिलान्यास किया तो बूटा सिंह जी जो राजीव गांधी जी की सरकार में गृह मंत्री थे, उसके चीफ गेस्ट थे। राजीव गांधी जी ने जब 1990 में अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की तो उन्होंने अयोध्या में रैली की और कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, मेरी पार्टी की सरकार बनती है, तो मैं राम मंदिर को बनाने के लिए कानून लाऊंगा संसद पे। ये था राजीव गांधी जी का स्टैंड। दुर्भाग्य से राजीव गांधी जी एक दुर्घटना में दिवंगत हो गए। प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने परम धाम में स्थान दे। लेकिन उसके बाद अपने पिता के स्टैंड का ही राहुल गांधी ने बाइकआउट कर दिया। क्या राहुल गांधी जी राम मंदिर आंदोलन को एक पार्टी से जोड़कर ये कहते थे कि राजीव गांधी जी ने गलत कहा था? क्या राजीव गांधी जी ने अपने गृह मंत्री को शिलान्यास के कार्यक्रम में भेजकर गलत किया था? ठीक है, क्या राजीव यानी कि गांधी कुल जी मिला के आपका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस ने वो क्रेडिट जो था वो गवा दिया। जिया खान जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जिया जी, मैं आपसे, ठीक है चलिए, हो गया रत्नेश, ठीक है। नहीं, मैं सर्वेश जी आ रहा हूँ। जिया जी ठीक है, अरे ठीक है रत्नेश जी, हो गया, ठीक है, सुन लिया हमने। बाइकआउट कर दिया, उसको किस प्रकार वोट दे भैया, किस आधार पे देते? ठीक है एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी, चलिए ठीक है, फेडर करा दीजिए। जिया जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि स्थिति अभी क्या बनी हुई है। एक तरफ तो बसपा किनारा कर ही रही है, अब राम मंदिर का भी जिक्र यहां पर हो रहा है। 2000 में जो अब 27 में चुनाव आने वाला है, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए 2027 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और कुछ विधानसभाओं के ऑब्जर्वेशन के स्तर पर पूरे प्रदेश का जो व्याख्या है वो मेरे लिए अभी आज तो थोड़ी मुश्किल है। लेकिन जो आने वाला चुनाव होगा उसमें ये चीजें तो तय हैं कि पूरे तरीके से जो ये बात कही, केंद्रीकृत राजनीति को जो गठबंधन, जो विपक्ष पार्टियां पूरी हैं, वो ये चाह रही थी कि मायावती जी भी उनका एक हिस्सा बने, लेकिन अब मायावती जी ने ये कह दिया कि वो उसमें शामिल नहीं होंगी। तो जो प्रमुख विपक्ष है उनको तो ये बातों का जरूर दुख होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि बीएसपी की वो गतिविधि अब नहीं है। पहले मायावती जी का जिस तरीके से जनता को अपनी तरफ जोड़ने का ये मेहनत किया करती थी, अब वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये वोटर भी अपनी विचारधारा और अपने आसपास के रिलेशन के हिसाब से इनके वोटर भी जिधर इनको अच्छा लगा ज्यादातर ये उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो बहन जी का रोल कोई बहुत इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहन जी के जो बनवाए हुए स्मारक हैं, अभी उसकी रिपेयरिंग थोड़े दिनों पहले चल रही थी, लखनऊ में हमने देखा था। तो शायद ये रिश्तों की भी रिपेयरिंग है और ये एक बीजेपी की तरफ से प्लान भी जरूर रहेगा कि कुछ हद तक ये वोट डाइवर्ट करने की कोशिश करें। और शर्मा साहब, राम मंदिर के हवाले से मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ। मैं तो हूँ वहीं का, बस्ती मेरा होम टाउन है जो अयोध्या के पास में ही है। लेकिन दक्षिण भारत में राम मंदिर का जो क्रेज मुझे दिखाई देता है, उतना क्रेज और किसी भी जगह के लिए नहीं है। आप अब आजकल अयोध्या में अगर कभी भी आप कहीं मौजूद हो तो भारत के अलावा पूरे दुनिया के लोग वहां पर आते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि रेवेन्यू का जो रेवेन्यू बढ़ रहा है प्रदेश का, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। शर्मा साहब, ठीक है, साफ तौर पर रेवेन्यू के आप जो जिक्र कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सर्वेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये और मैं इसीलिए उसमें तनु जी से भी लिबर्टी ली थी मैंने, रत्नेश भैया को मैं चुप करा रहा था, रत्नेश भैया को कह रहा था बोलने दें, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम है वो बहुत पुराना है। कैसे झूठ फैलाती है भाजपा, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है रत्नेश भाई। जिस समय राम मंदिर बना था उस समय ये कांग्रेस में ही थे। अभी कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस से आए हैं, उसके प्रवक्ता थे। तो कांग्रेस के बारे में अगर ये कुछ कह रहे हो, वहां से जब आए हैं तब यहाँ भाजपा में आए, अभी नए भक्त बने हैं भाजपा के। और अभी इनको याद आया कि अयोध्या के अभी राम भक्ति भी इनकी नई है उस हिसाब से, क्योंकि अभी मुझे लगता है 1-1.5 साल हुआ होगा, क्योंकि 2 साल पहले अभी इन्होंने कहा कि मेरा इतिहास खंगालिएगा। तो मैंने देखा इनके बड़े बढ़िया वो थे भाषण थे, यूट्यूब पे अभी भी हैं। मोदी जी को इन्होंने एकदम सही बताया कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सबसे खराब प्रधानमंत्री अब तक का इतिहास का, सब बोला है इन्होंने। तो जो रत्नेश भाई कहें वो एकदम ध्यान से, यही भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है
ये रिप्रेजेंट करते हैं भाजपा को। ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है कि अभी कुछ दिन पहले राम भक्त अगर ये हिसाब से बोल रहे हैं तो अभी राम के दुश्मन थे, अब ये भगवान श्री राम के भक्त हो गए हैं अपने हिसाब से, इनके हिसाब से। तो अब जो है यही भाजपा का चेहरा है आपको जो दिखाई देता है। और आज सही मायने में असली प्रवक्ता, असली चाल चरित्र चेहरा भाजपा का मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? खराब लग गया आपको अभी तक दिखता? मेरा मुद्दा खराब लगा आपको? मेरा मुद्दा खराब लगा आपको? टाटा बाय बाय क्यों कहा, ये तो बताइएगा। मैंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय क्यों कहा? राम मंदिर बनने से पहले कहा था, बाद में आपकी शहजाद मैं वो वाली कहानी, मैं वो कहानी बताऊंगा नहीं। आकर आप गाली देते हैं, ऐसी भक्ति सच को सच बोला है, शुद्ध हो जाते हैं। वहां भी सच को सच बोला है। ये लोग मुझे तो जब आपने जितनी बार, अभी राम मंदिर बनने से पहले थे कांग्रेस में, बाद में? अरे राम मंदिर से पहले थे, बाद में? नहीं होते भैया। राम मंदिर बनने से पहले थे कि बाद में थे? राम मंदिर बनने से पहले थे कि बाद में थे कांग्रेस में? भैया राम मंदिर बनने से पहले थे, बाद में थे? इसीलिए मुझे वहां से आना पड़ा। अरे आप बताइए तो, राम मंदिर बनने से पहले कांग्रेस में थे, बाद में थे? नहीं, मैं तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही कांग्रेस में था, उसमें कौन सी दिक्कत है भाई? बस वही तो हो गया फैसला। दर्शन करने गया था, तो फिर आप कम से कम राम मंदिर का राम का नाम मत लीजिए ना। अब नहीं, अब ठीक है, अब वो किस पार्टी में थे, नहीं अब वो किस पार्टी में थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए वो इतिहास में कोई मतलब नहीं है। आप मौजूदा स्थिति में बात कीजिए ना। मैंने खून दिया है भगवान श्री राम के नाम पे, प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का ये ले आए थे भगवान श्री राम को, और ये भगवान श्री राम का टॉपिक ले आए थे। अगर मुझे पद या प्रतिष्ठा की लालसा होती तो मैं बना रहता। मेरे लिए राम महत्वपूर्ण थे। ऐसा कोई पद प्रतिष्ठा मिला नहीं था, वहाँ की लाभ हो रहा था, वहाँ नहीं मिल रहा था। यहाँ सरकार है, मैं सरकार अधिकारी तौर मैंने छोड़ा। अगर ठीक है, अब मुद्दे पे आइए। नहीं, अब मुद्दे पे आइए। अब कौन कहाँ था? समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों से भटकाती है। ठीक है, आप मुद्दों पे आइए। नहीं, रत्नेश जी बताइए। चलो ठीक है। सर्वेश भाई जो राम का विरोध करेगा उसको त्याग दूंगा, वो कोई भी हो। राम का विरोध कब से करना शुरू? अरे ठीक है, चलो ठीक है, रत्नेश जी मुद्दे पे आइए। रत्नेश जी, मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन में रहा। नहीं ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। राम मंदिर का मुद्दा आज नहीं है ना? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, राज मुद्दे पे बात कीजिए। अरे आप तो परिवार के नहीं हुए, लोगों का नाम फिर आप परिवार के नहीं हुए। मैं स्वर्गीय देश के क्या होंगे या भगवान श्री राम के क्या होंगे? जिन्होंने राम मंदिर के लिए उसी मुलायम सिंह की चलवाई हुई गोली अपने सीने पर मेरे बड़े पिताजी ने खाई थी। फिर भी आप कांग्रेस में चले गए, भाजपा में नहीं गए? जिस पार्टी के नहीं, चलो ठीक है। आप ये बताइए रत्नेश जी कि अब एक बार पहले भी बसपा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नुकसान उठा चुकी है। मायावती साहब बोल चुकी हैं कि भाई अब कहीं ना कहीं स्थिति खराब है और अकेला ही हम लोग चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो यानी कि ये कुल मिला के माना जाए कि समाजवादी पार्टी जो कोशिश कर रही थी दलित वोट बैंक पास में लेने की, वो खिसक रहा है। देखिए प्रद्युम्न जी, अगर आप मुझे सर्वेश जी इंटरप्ट ना करिएगा। देखिए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है भैया, 2 या 2.5 साल हुआ है पीडीए का फॉर्मूला है, और अखिलेश जी हर बार हर मंच पे उसका नाम बदल देते हैं। मैं तो 30 से ज्यादा एब्रीविएशन उसके सुन चुका हूँ। जनता कंफ्यूज हो गई है कि पीडीए में है कौन। और पीडीए पे तो हमारे सर्वेश त्रिपाठी जी, एक दिन मैंने पूछा भी था आपसे भाई, अब समय कम है, जल्दी समय जनता को कंफ्यूज है आप किस पार्टी में हैं? भाई सुन लो। अरे सर्वेश जी, आप किस पार्टी में क्या नहीं? आप इसी पे, समाजवादी पार्टी इसी पे रह जाएगी। अरे कोशिश कीजिए ना कि सीट निकालने की, सरकार बनाने की। कहाँ किस पार्टी में आप बोल रहे हैं? बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। और रही बात पीडीए की, तो देखिए समाजवादी पार्टी का पीडीए में सफल मान लूंगा। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट इनका माइनॉरिटी का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका दलित हो, प्रदेश अध्यक्ष इनका ओबीसी हो, नेता प्रतिपक्ष इनका ओबीसी हो, सदन में नेता प्रतिपक्ष इनका ओबीसी या एसटी हो, ब्राह्मण विरोधी आदमी है नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण। इन्होंने मुसलमानों को इतना ठगा कि बेचारे मुसलमान। चलो ठीक है, अब समय कम है। चलो ठीक है, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, अब समय कम है। आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपको बता दें कि मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। पार्टी यानी कि बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।